नमस्कार। मैं राकेश परमार। मित्रों, आज तो वाकई छोरे ने कतई लटकाड़ दियो। ये गांव में कहा जाता है हरियाणा के कि छोरे ने कतई लटकाड़ दियो। आज नीरज चोपड़ा ने जब विश्व निशाने के सर्वोच्चम निशान पर अपना भाला गाड़ा तो दुनिया उसे सम्मानित करने के लिए खड़ी हो। प्रतिद्वंदी से लेकर के और सारे ओलंपिक खेल विलेज में पहुंचे हुए सारे लोग उसको पुरस्कृत किए, सम्मानित किए, प्रोत्साहित किए। अब आप कह सकते हैं कि कारनामा ही ऐसा किया। नहीं, मैं उसके सोने पर निशाना लगाने, सोने को हासिल करने और सोने के मेडल हासिल करने पर चर्चा करने के लिए नहीं बैठा हूँ, क्योंकि शाम से ही अब समाचारों में कुछ और है नहीं। दो ही चीज़ दिखा रहा है, नीरज चोपड़ा का वो विनिंग मोमेंट, नीरज चोपड़ा के माता पिता का वो खुशी का पल और माननीय प्रधानमंत्री का नीरज चोपड़ा से बातचीत करना। बस, और कुछ समाचार में नहीं। मैंने बड़ा प्रयास किया। मुझे जो 7-8 मिनट लेट हुआ वो इसलिए लेट हुआ कि मैं समाचारों में खोज रहा था हिंदी अंग्रेजी में कि कहीं समाचार मिल जाए, कोई करंट अफेयर मिल जाए जिस पर चर्चा हो, लेकिन नहीं मिला। अब मेरे पास देश दुनिया में फैले संवाददाता तो हैं नहीं कि मैं उनसे पूछूं कि और क्या घटित हुआ। अमूमन मैं करंट अफेयर पर ही बोलता हूँ। तो मैंने कहा कि फिर जब हमारे पास भी कुछ नहीं है तो ओलंपिक पर ही बोलें। मित्रों, मैं कल भी कहा था कि मैं सबसे ज़्यादा उस पल को सराहनीय पल माना जब मैंने प्रधानमंत्री जी ने नीरज से बात की। हाईएस्ट सिविल अथॉरिटी ऑफ इंडिया आपको फ़ोन करेगा तो किसी को भी मेरे ख्याल से अभिमान होगा, किसी को भी गुमान होगा कि उसको हाईएस्ट सिविल अथॉरिटी डायरेक्ट फ़ोन कर रहा है। खैर, वो उनकी अपनी राजनीति है, वो फ़ोन कर रहे हैं, ना कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये उनका है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि हम सब ने बड़ा मैं तो तहे दिल से उनको शुक्रिया कहता हूँ कि वो खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किए। लेकिन मेरा चिंता दूसरा है। मेरा चिंता है कि मैंने प्रधानमंत्री नीरज को भी 15 अगस्त के आने के निमंत्रण दिए कि 15 अगस्त पर आइए। अच्छा, पहले 15 अगस्त 26 जनवरी राष्ट्रीय त्यौहार है और हमारे देश के सारे सेनानायकों, महानायकों, खिलाड़ियों, राजनीतिकों, लेखकों, वैज्ञानिकों, इन सबको लाल किला जैसे ऐतिहासिक प्राचीर पर आना ही चाहिए, होना ही चाहिए। वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि इस ओलंपिक में गए हुए बहुत सारे खिलाड़ी जिन्होंने अपने दम पर सोना, चांदी, कांस्य लिया और कईयों ने दिल जीता। मतलब जो ओलंपिक में हमारे खिलाड़ी गए थे वो सब के सब बेहतरीन है, बेहतर है, नया तोहफा है हमारे देश के लिए। लेकिन यहीं से मेरा चिंता शुरू होता है। पदक तालिका देखा, 43वें नंबर पर हम हैं, 1 सोना मिला है। जबकि अमेरिका में, चीन में, जापान में कोई 30 सोना लेकर के शीर्ष पर है, तो कोई 43 है, तो कोई 48 है, तो कोई 38 है। आखिर हमारे देश में क्या ऐसी कमी है? ट्रेनिंग में कमी है, खेल में खेल है, या क्या है? आज हम सब लोगों को इस विषय पर चर्चा करना चाहिए। मित्रों, हमारा वही देश है जो संसद में कुछ सेकंड के लिए बिजली गुल हो गई थी। ये 2-3 साल 5 साल पुरानी बातें हैं। वो कुछ ही सेकंड बिजली गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं। हालांकि उसमें भी कई इंजीनियरों की नौकरी चली गई, लेकिन फिर भी
कुछ सेकंड का बिजली गुल बर्दाश्त नहीं हुआ, वो कुछ 100 करोड़ रुपया खर्चा करके बैकअप सिस्टम को मजबूत कर दिए। मतलब अब बिजली दुनिया में पावर ग्रिड फेल हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, बिजली सप्लाई बंद हो जाएगी, संसद का एसी बंद नहीं होगा, वहाँ ताप नियंत्रण मशीन चलेगी और बिल्कुल ठंडा ही करते रहेगी। मुझे इस बात की प्रतिस्पर्धा नहीं है कि भाई वो संसद है, मेरे यहाँ नहीं बिजली जाती। मैं बहुत साधारण आदमी हूँ, तब भी अगर लाइट कट जाएगा तब भी मेरे बात करना निर्विवाद रूप से जारी रहेगा। इन्वर्टर मेरे घर में है। तो जब मुझ जैसा दुनिया का सबसे बड़ा गरीब आदमी, जिसके आगे गरीबी ख़त्म हो जाती है, उसके पास इन्वर्टर है तो वो तो पार्लियामेंट है, उसका तो बातें छोड़िए, वो एक अलग बात है। लेकिन आखिर हम ऐसा क्या करते हैं कि हमारे खिलाड़ी मेडल तालिका में पीछे रह जाते हैं। आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि जब हम ओलंपिक का सदस्य भेजते हैं तो वो दुनिया में सबसे बड़ा फौज हमारा होता है। मतलब आधा ओलंपिक विलेज को हम ही लोग कब्जा कर लेते हैं। लेकिन जब पदक लेने की बारी आती है तो बस हाथ एक ही हाथ से करता, कोई झोला वोला लेने की जरूरत नहीं, सब इतने में आ जाएगा जितना पदक हो। ऐसा क्यों? मैं इस विषय पर विचार किया। पहले तो आपको बता दूं कि मैं कभी गली कुची में कोई खेल खेल लिया होगा, क्रिकेट उर्केट। हालांकि मुझे याद है कि 5-7 दिन तक हम लोगों ने हॉकी खेला था। तब हॉकी हमारे पास था नहीं, लकड़ी का डंडा से हॉकी जैसा बना करके हम लोग खेले थे। हमारे गांव के हमारे एक बाबा लगते हैं, वो पीटी टीचर थे, वो भारतीय फुटबॉल टीम के हिस्सा भी थे, श्रीलंका वगैरह में खेलने भी गए थे, भारतीय फुटबॉल टीम के कोच भी थे, फुटबॉल में बड़ा नाम था, स्पोर्ट्समैन थे वो। उन्हीं की वजह से हमारे गांव में स्पोर्ट्स के विषय में लोगों का आकर्षण बढ़ा। शोभा छपरा स्पोर्टिंग क्लब आज भी चल रहा है, हमारे बच्चे उसको चला रहे हैं, हमारे पिताजी के ज़माने से भी है, उसका नाम है शोभा छपरा स्पोर्टिंग क्लब। तो स्पोर्टिंग क्लब शोभा छपरा में 2-3 दिन हॉकी हुई। बाबा देखे कि यार लकड़ी से लड़के खेल रहे हैं, तो उन्होंने 15-20 हॉकी स्टिक कहीं से जुगाड़ करा के, खरीद करके या कहीं से ले करके, जो हो मुझे नहीं मालूम, लेके आए थे। लेकिन हम सब ने उस हॉकी का गलत इस्तेमाल किया। उसको मैदान के जगह साइकिल के हैंडल में बांध करके ले जाने लगे और वो स्कूल कॉलेजों में चलने लगा। फिर गांव के लोगों ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि हॉकी स्टिक बच्चों को ना दिया जाए, ये फील्ड पर नहीं भाज रहे हैं, इधर उधर भाज रहे हैं। वो ख़त्म हो गया। फिर क्रिकेट आया तो क्रिकेट के तो खैर हम लोग टूर्नामेंट भी कराए। हमारे गांव का टूर्नामेंट हमारे क्षेत्र का सबसे मशहूर टूर्नामेंट है, बिहार से भी टीमें आती हैं। तो वो खेल हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने गली का खेल क्रिकेट खेल लेने की वजह से मैं किसी खेल पर बोलने का विशेषज्ञता हासिल कर लिया हूँ। किसी खेल की जो दबाव होती है उसको महसूस करने की शक्ति पा गया हूँ। किसी खेल में क्या रिक्वायरमेंट होती है इस चीज़ की परख पा गया हूँ। नहीं, मेरे पास ऐसा नहीं है, मेरी इतनी शख्सियत नहीं है, शक्ति नहीं है, और ना ही मैं बड़ा ऐसा शख्सियत। लेकिन मैं फिर भी इतनी छोटी दिमाग और छोटी सोच और छोटी समझ से जो मैं बहुत बड़ी चीज़ समझ पाया हूँ, अगर इसी को रिजॉल्व कर दिया जाए तो मैं समझ रहा हूँ कि पदकों की संख्या बढ़ जाएगी। क्या मामला मित्रों, जैसे कि ओलंपिक में जो विजय प्राप्त कर रहे हैं, अब तो इतने कैमरामैन हैं समाचार चैनलों के पास कि उनके ननिहाल से लेकर के ससुराल तक और कार्यालय से लेकर के उनके क्रीड़ा स्थल तक में कैमरा जाता है और समाचार वाले दिखा रहे कि देखिए सीधे हमारे फलाना कैमरामैन उनके घर पे है, दूसरा कैमरामैन उनके मैदान पे है, तीसरा कैमरामैन उनके स्कूल पे है, चौथा कैमरामैन उनके प्रारंभिक गुरु के पास है, पांचवा कैमरामैन उनका अभी वाले गुरु के पास है, छठा कैमरामैन उनके नानी के पास है, सातवां कैमरामैन स्टूडियो में है और आठवां कैमरामैन प्रधानमंत्री के सामने खड़ा है कि प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे। ये है। तो मैंने ये देखा कि 90% खिलाड़ियों का रहन सहन व्यवस्था दयनीय नहीं, चिंतनीय है, सोचनीय है। और मैं तो बड़ा अचंभित हूँ कि उस विषम परिस्थिति से कोई आदमी ओलंपिक तक गया कैसे।
किस मिट्टी के बने हो मेरे बच्चों? भारत सरकार की इतनी उदासीनता, खेल मंत्रालय के तुम्हारे प्रति विमर्श सुझाव और खेल में खेल की राजनीति को भी धत्ता बताते हुए आप लोग वहां तक पहुंचे। आप बधाई के पात्र हैं, पूजा के पात्र हैं, आप लोग अभिनंदन के पात्र हैं कि एक समय का माड़ भात खा करके कोई आदमी कांस्य पदक जीत रहा है, 2 दिन बिना खाए रह करके भी कोई आदमी पदक जीत जाता है। अरे आप टीम में चुन लिए गए, यही आपके लिए हीरा पदक है, वहां का पदक तो छोड़िए। मैं कल अपने वीडियो में कहा था कि जो लोग मेडल लेने के बाद लाख करोड़ रुपया का पुरस्कार घोषित करते हैं, मैं उनको एक उपाय बता रहा हूँ, आपका ये करोड़ रुपया बच जाएगा। आपको 2 करोड़ 5 करोड़ 50 करोड़ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जिसको आज 2 करोड़ रुपया दे रहे हैं, उसके शुरुआती दिनों में उसको 2000 रुपये महीना 2 साल तक दे दीजिए, 2 करोड़ से कम खर्चा होगा। और विश्वास करिए, आप मेडल गिनेंगे कि कितना मेडल आया हुआ है। फिर चीन, जापान, अमेरिका, कोई भी कंपनी, कोई भी कंट्री अगर हमारे से आगे निकल जाए तो बताइएगा। नीरज चोपड़ा का तो खैर वो अपना मेहनत किया, अपने बलबूते पर 5-6 साल तक जेवलिन थ्रो में अपना सिक्का जमाया, तब फौज ने उसको अपने यहाँ आने का आमंत्रित किया। स्पोर्ट्स कोटे में फौज में भर्ती होती है। स्पोर्ट्स फौज में 2 तरह के स्पोर्ट्समैन होते हैं। एक तो आप अगर स्पोर्ट्स में आ गए और अगर आपको किसी खेल में रुचि है तो आपको फौज मदद देगी, उसको सर्विसेज बोलते हैं। हम लोगों ने देखा कि क्रिकेट की जब रणजी ट्रॉफी होती है तो यूपी की टीम, बिहार की टीम और सर्विसेज की टीम, तो सर्विसेज की टीम सेना की टीम कही जाती है, तो सर्विसेज की टीम खेलती है। आदरणीय ओमकार भाई को नमस्कार। ये जो राजवर्धन सिंह राठौर था, ये फौज में भर्ती होने के बाद खेल के प्रति इसके दीवानेपन को मिलिट्री ने पहचाना और उसको खेल के प्रति फ्री किया। लेकिन ये जो नीरज चोपड़ा है, ये पहले खेल में सिक्का जमाया, तब फौज ने इसको स्पोर्ट्स कोटे में मिलिट्री में भर्ती किया और मिलिट्री की तरफ से सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। तो नीरज को तो कम से कम अभाव नहीं देखना पड़ा, क्योंकि एक फौज में नौकरी होने के बाद एक मुश्त सैलरी हो जाती है, भविष्य सुरक्षित है। उसके घर में उसके माताजी को आटा की चिंता नहीं है, क्योंकि उसका जो भी 20, 25, 50, 60 हज़ार रुपया जो तनख्वाह होगा, मुझे मालूम नहीं है कि एक फौज के सिपाही का या अफसर का क्या सैलरी है, लेकिन 25-50 हज़ार के बीच में होना चाहिए। जहाँ तक मालूम, कुछ भी हो, अगर 25-50 भी हो तो उसके घर आ रहा है। उसके बाद फौज खुद स्पॉन्सर कर रही है, तो भारतीय फौज के पास पैसे की कोई कमी है नहीं। उसका स्पॉन्सरशिप ठीक मिल रहा है, देसी विदेशी कोच का सेवा ले रहा है और सरकार उसको पैसा दे रही है। लेकिन वो जो आसाम की लड़की है जिसके पास एक खपड़ेल का मकान है, माननीय प्रधानमंत्री उसको 15 अगस्त को अपने यहाँ बुला रहे हैं। महीना दिन करीब करीब टोक्यो में ये लोग रहे हैं, 5 स्टार होटलों का सुख भोगे हैं। उसके बाद वो दिल्ली आएंगे तो भारत सरकार के तरफ से ठहराए जाएंगे, वो 5 स्टार होटल में होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री के मेहमान हैं तो वो पहाड़गंज के ढाबे में सोएंगे नहीं, ठहराया नहीं जाना, 5 स्टार में ठहराया जाएगा। मैं तो एक आशंका व्यक्त कर रहा हूँ कि हमारे महिलाओं से स्वर्ण चुका कैसे, क्या हो गया? ये मैं सोच रहा हूँ कि इतना बड़ा खेल दिखाए पर पदक चुका कैसे स्वर्ण। कहीं ऐसा तो नहीं कि महिलाएं जब मैदान में उतरी अंतिम क्वार्टर में तो उन्होंने सोचा होगा यार स्वर्ण पदक जीतने के बाद तो बड़ा वाहवाही टीवी पर होगी, फिर तो उसी खपड़ेल में जाना है जहाँ ना पंखा है ना रोशनदान है और सिर्फ खाली एक कमरे का मकान है जिसके ज़मीन पर हम 5, 6, 7 भाई को सोना है, एक बिस्तरे पर उसी में धक्का मुक्की करना है। हमारे भोजपुरी में कहते हैं कि भूया सूते का सकेते मुँह के, लेकिन वहाँ भूया भी सूत करके सकेते मरने वाली स्थिति है, क्योंकि कमरा ही 10 बाई 10 का है खपड़ेल का और 10 आदमी से ऊपर है, तो एक आदमी को पूरा 1 फुट भी नहीं आएगा, तो धक्का मुक्की तो ज़मीन पर सोने से भी है। मतलब हमारे गाँव का वो कहावत भी झूठा साबित हो गया। ओंकार भाई समझेंगे इसको, भोजपुरी का कहावत है कि भूया सूते के और सकेते मुँह के, मतलब आप जमीन पर सो रहे हैं और धक्का में सो रहे हैं। कहा जाता है कि जब बिस्तर पर सोना होता तब नहीं होगा कि भाई 6 बाई 6 का बिस्तर और 4 आदमी सो रहा है इसलिए धक्का मुक्की हो रहा है। जब जमीने पर सोना तो किस बात का धक्का? ये परिकल्पना थी कि जमीन होगा तो भाई पूरे घर में अकेले सोएगा आदमी, लेकिन उस खिलाड़ी का तो वो कहावत भी झूठा साबित हो रहा है, क्योंकि एक 10 बाई 10 का खपड़ेल का मकान है और 10 आदमी का परिवार है, तो जमीन पर भी तो धक्का मुक्की है।
तो कहीं उसके दिमाग में 1% वो हुआ और स्पोर्ट्स का सर्वोच्च मेडल चूक गया। क्योंकि यहाँ तो माइनर सेकंड, मतलब माइक्रो सेकंड में आपका थॉट बदलेगा और पदक चूक जाएगा, क्योंकि वहाँ पर साइकोलॉजिकल ट्रेनर होते हैं और उनको ट्रेनिंग देते हैं। कितना हो बड़ा ट्रेनिंग हो, मैं माइक पर बोल रहा हूँ। ये तो ज़रूर है कि अगर मेरा इन्वर्टर डाउन हो गया और उसके बाद अगर लाइट नहीं आएगी तो मुझे तो बिना पंखा में, बिना एसी में सोना पड़ेगा। ये तो दिमाग में है ना कि चलो अभी तो इन्वर्टर चल रहा है, मैं ठीक बनाऊँ। लोगों को पता नहीं चल रहा है कि राकेश परमार के घर बिजली चली गई। लेकिन अब मेरे दिमाग में आएगा ना कि 1-1.5 घंटा लगेगा, 3-4 घंटे के बाद वेकअप नहीं है और मान लो रात भर नहीं आए, तो आप दिमाग में एक चल रहा है। तो क्या हमारे खिलाड़ियों के दिमाग में नहीं चल रहा होगा? क्योंकि खिलाड़ियों को तो पता नहीं कि मुझे उस खपड़ेल में जाना है। मित्रों, कल भी मैंने आग्रह किया था, आज भी कह रहा हूँ। कल का विषय ये था कि भाई आप जो 10-20 लाख 50 लाख करोड़ का अनाउंस करते हैं, वो खिलाड़ी जब जिला स्तरीय टीम में चुन लिया जाए कम से कम, क्योंकि देखिए ब्लॉक स्तर, ग्रामीण स्तर पर बहुत ज़्यादा फ्रॉडी होगी और बहुत ज़्यादा लूटपटाट होगा। लेकिन अगर जिला स्तर पर कोई खिलाड़ी चुन लिया जाता है और वो अंतर जिला प्रतियोगिता में भाग लेकर के बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है, तो ये सरकार जिला अधिकारी को ये आदेश करे कि ऐसे खिलाड़ियों को चिन्हित करके 2000 रुपया प्रति महीना मुख्यमंत्री राहत कोष से, प्रधानमंत्री राहत कोष से, स्पोर्ट्स राहत कोष से उनको दिया जाए। अगर खिलाड़ी राज्य स्तर पर चुन लिया जाता है और अंतर्राज्यीय प्रतियोगिता में भाग ले रहा है तो उसको 5000 रुपया महीना दिया जाए, ताकि कम से कम 5000 में उसके घर वाले खाएं और चिंता ना रहे। और अगर आदमी राष्ट्रीय टीम में चुन लिया जाता है तो उसको 10,000 से 15,000 रुपया महीना तक पेंशन के रूप में, तनख्वाह के रूप में, इंसेंटिव के रूप में, प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाए, ताकि वो कम से कम भरपेट भोजन तो करे, भरपेट भोजन करके खेले। और जैसी खिलाड़ी राष्ट्रीय टीम में चयन पा गया, राष्ट्रीय ओलंपिक में बाद में जाएगा, राष्ट्रीय टीम में उसका चयन हो गया और ओलंपिक के लिए उसका नाम हो गया, वो जाए ओलंपिक का उड़ान भरे और इधर कलेक्टर साहब उसके घर जाए, और उसका घर अगर पक्का नहीं है तो उसका खेल से वापस आने से पहले उसका पक्का मकान, ताकि खिलाड़ी जब मोबाइल पर बात करे तो कहे कौन, माँ ये तो मड़ैया थी, सुदामा जैसा महल कैसे हो गया? तो बोला जाएगा कि भारत सरकार हमारे साथ है। भारत सरकार सिर्फ धन्ना सेठों का बेल आउट पैकेज नहीं देती, सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ नहीं करती, गरीब खिलाड़ियों को भी मालामाल करती है और कम से कम घर तो दे ही देती है। मैं कह रहा हूँ कलेक्टर अपने पास से न दे। भारत का एक आवासीय योजना, प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना तो है ना भाई, कि गरीब आदमी को मकान मुहैया कराया जाएगा। तो वो तो खिलाड़ी गरीब है, आप देख ही रहे हैं कि एक 10 बाई 10 के खपड़े में रह रहा है, तो गरीब कोटा से ही उसको वो घर अलाट करके बना के दे दो, ताकि खिलाड़ी मन लगा करके खेले। खेल में वो बैडमिंटन के कोर्ट में खड़ा है, रैकेट हाथ में लिया हुआ है और ये सोच रहा है कि यार माल आधा तो मैं ही पी के आ गया था, 1 गिलास रह गया था, मम्मी ने पी लिया होगा या बिल्ली ने जूठा कर दिया, क्योंकि ईंट मैंने एक ही रखा था, बिल्लियाँ 2-2 ईंट गिरा देती है, मेरी माँ पी। उसको ये दिमाग में आया, तब तक रैकेट उसके मुंह पर लगाया, आउट, और ये स्वर्ण पदक से चूक। कम से कम हमारे खिलाड़ियों का मेंटल स्टेटस मजबूत होने के लिए उनकी आर्थिक स्थिति का मजबूती बड़ा ज़रूरी है। मित्रों, हम देख रहे हैं, हमारे ओंकार भाई तो बिहार से ही हैं, कोई आदमी खाली पैदल घुमा करता था और वो प्रधान जी के साथ हो लिया, उसका पक्का मकान बन गया। गली में बिछने वाले खड़ंजे से वो अपना द्वार पहले बनाता है, गली में खड़जा बाद में बिछता है, और हम उसका कुछ नहीं कर पाते। तो खिलाड़ी को तो 1 नंबर में चौड़े में दिया जा रहा है, वो तो चोरी करके जा नहीं रहे, क्योंकि मेहनत किया है, अपना पसीना बहाया है कोर्ट में, मैदान पर, फील्ड पर। मित्रों, आप जो आज जो भी पुरस्कार की घोषणा हो रही है, मैं समझ रहा हूँ कि वो उसका कोई मतलब नहीं है। वो आप भर पेट भोजन किए हुए हैं तो आपको चिकन मलाई और कुछ भी दिया जाएगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि पेट में 4 रोटी की जगह 6 रोटी पहले से अंदर पड़ी हुई है, तो आपके पास 7वें गुंजाइश नहीं है, फिर आप रोटी लेंगे और फेंक देंगे। लेकिन अगर आदमी 2 दिन से भूखा है, अगर उसको 1 कप चाय और 1 बिस्कुट भी मिल जाएगा तो उसका आत्मा तृप्त होगा।
क्योंकि उसका एक बार का काम, भोजन का काम चल जाएगा। तो अब आप बताइए कि ज़रूरी है सस्ते में छूटना है 1 कप चाय या चिकन मटन की कढ़ाई? चिकन मटन की कढ़ाई दिल्ली में जो सबसे सस्ती कढ़ाई है वो 600 रुपये की है, 650 रुपये की। अब गांव देहात में हो सकता है 100-150 रुपये का हो, लेकिन आज भी चाय 5 रुपये में मिल जाता है। और छोटा वाला 5 रुपये का बिस्कुट, मतलब अगर आप 10 रुपया खर्चा कर देंगे तो एक आदमी 2 दिन और सर्वाइव कर जाएगा, नहीं तो वो मर जाएगा। हमारे बहुत सारे खिलाड़ियों की स्थिति इसी तरह की है, क्योंकि वो एक टाइम मार खा करके अपना बेस्ट दिए हैं। तो समझिए कि अगर वो पौष्टिक आहार खा लिए तो क्या कोई उनके सामने खड़ा होगा? यहाँ पर अर्जुन का एक संवाद याद आ रहा है, जब वो विराट युद्ध में उत्तर कुमार जब डर के मारे हटने लगे तो उत्तर को बोले कि आप मेरा सारथी बनिए, मैं युद्ध लड़ूंगा, क्योंकि मैं भाग नहीं सकता, रणछोड़ तो मैं बन ही नहीं सकता। वो कह रहे कि इस विशाल सेना में आप कैसे लड़ेंगे, आप तो पुरुष भी नहीं हैं। तब अर्जुन अपना रूप दिखाते हैं। जब अर्जुन का रूप देख करके वो हाथ जोड़ देता है और विजय के उपरांत जब वापस आने लगता है तो कहता है कि हे अर्जुन, अब आप अपने स्थान पर रहिए। बोला नहीं महाराज, ये हमारा ये स्थान है, आप उस पर आइए। तो कह रहा है कि अभी जान लेने के बाद क्या मैं आपके लिए ऐसी स्थान पर बैठने दूंगा? लेकिन एक बात है, कुंती पुत्र हमको बताओ कि आप लोगों ने ये किया क्यों, सहा क्यों? अर्जुन कहते हैं कि युवराज तनिक सोचो कि अगर मैं अकेले पूरे कौरव सेना को परास्त कर सकता हूँ, अगर हम 5 भाई धनुष उठा लेते तो कोई सेना दुनिया की थी हमारे सामने टिकती? ये सोचो, कल्पना करो। आज मैं वही संवाद देशवासियों से कह रहा हूँ कि आप तनिक सोचिए कि अगर खाली पेट माड़ भात खा करके हमारे खिलाड़ी स्वर्ण पदक तक, कांस्य पदक, रजत पदक, उससे बड़ा हीरा पदक तक जा रहे हैं, कोहिनूर हैं। अगर इन लोगों को थोड़ी बहुत भी सर्वाइवल की भी अगर सुख सुविधा भारत सरकार दे देती तो क्या अमेरिका, चीन, जापान हमारे सामने खड़ा होता? बिन खाए अगर आदमी कांस्य पदक जीत सकता है। एक खिलाड़ी का बता रहा था कि उसके पिताजी सब्जी बेचते हैं। एक खिलाड़ी का पिताजी वो पुराने शॉकर में ऑयल भरते हैं, 200 रुपया तो टोटल मिलता है, जिसमें 100 रुपये का तो ऑयल मतलब शॉकर ऑयल ही होता है, उसके बाद सील्ड होती है, मतलब 20-25 रुपया बचता होगा। अब कितना शॉकर दिन भर में ख़राब होता होगा कि उसकी इतनी दिहाड़ी होती होगी कि अपने खाए परिवार को खिलाए और उस लड़की को ओलंपिक तक के लिए भोजन करवावे? नहीं, वो 250 ग्राम चावल मंगाते होंगे और उसमें 2.5 लीटर पानी डाल करके फ्रिज में कुकर में डाल के अब 15 मिनट भूल जाते होंगे कि कुछ हो रहा है। वो चिल्ला करके फिर निकलता होगा तो ये पता नहीं चलता होगा कि ये पानी है या माड़ है, और उसी को कटोरी कटोरी पी के अपना तृप्त करते होंगे और भगवान को कह रहे होंगे कि हे भगवान, आपने दिया ये बहुत है, आगे और देना। हमारे यहाँ लोग भोजन पचाने की दवा करते हैं और वो लोग खेल पर बकवास करते हैं, एडवाइस देते हैं, जाके पावना फटी बवाई सो का जाने दर्द पराई। मित्रों, अंत में मैं यही कहूँगा, जैसा कि मैंने कल कहा था कि जीत के बाद लाखों करोड़ों का घोषणा करने से पहले कम से कम जिला स्तर पर उन खिलाड़ियों का पहचान हो और उनको आर्थिक मदद देना शुरू किया जाए। मैं नहीं समझता कि कोई 100-200 करोड़ रुपया से ज़्यादा का खर्चा होगा, और भारत में 200 करोड़ रुपया भारत सरकार के लिए 2 कौड़ी के बराबर भी नहीं है। हाँ, हमारे लिए 200 करोड़ तो सपना से भी आगे, बियॉन्ड द इमेजिनेशन है, लेकिन भारत सरकार को देना है, राजकीय कोष को देना है। 200 करोड़ बड़ी चीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने 200 करोड़ से कई गुना ज़्यादा उद्योगपतियों का पैसा माफ़ कर दिया कि चलो मत दे। वो लोग सूरा और सुंदरी में पैसा खर्चा किए हैं, उनका आप माफ़ कर सकते हैं, और ये जो खून पसीना बहा करके राष्ट्र का नाम रोशन कर रहे हैं, उनके लिए आप आर्थिक मदद नहीं कर सकते? सोचिए, और आप लोग भी सोचिए कि आपको इस तरह की मांग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ, खिलाड़ियों को जीत के बाद पुरस्कृत करने से पहले उनको जिला स्तर पर ही चिन्हित करके उनको प्रोत्साहन राशि देना शुरू किया जाए। अगर आपको इस बात से सहमत है तो मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिए ताकि आपके माध्यम से बात जाए। मैं तो कहूँगा कि आप स्वयं भी वीडियो बनाइए
प्रधानमंत्री को टैग करिए। मेरा वीडियो प्रधानमंत्री को टैग होता है, मतलब अगर आप शेयर करेंगे तो वो प्रधानमंत्री तक की नोटिफिकेशन जाएगी कि ओंकारनाथ सिंह ने आपका वीडियो शेयर किया है, इतने ग्रुपों में किया है, इतने सर्किल में किया है। तो आपका बात भी आपके माध्यम से जाएगा। अगर आप स्वयं ना वीडियो बनाना चाहते हो, ना बोलना चाहते हो, कई आदमी को बोलने में झिझक होती है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिए ताकि आपका बात सरकार तक पहुंचे और सरकार को ये बात समझ में आवे कि आम जन की ये मांग होने लगी है कि जीतने के बाद मेडल का कोई मतलब नहीं होता। मेडल की जो मदद की ज़रूरत होती है तब जब उसको वाकई मदद की आवश्यकता है। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार के अभी जो प्रधानमंत्री हैं वो दुखों को देखे हैं, दुखी अवस्था को समझे हैं, और जब टीवी पर उन सब खिलाड़ियों की आर्थिक स्थिति के अवलोकन किए होंगे तो ज़रूर इस नतीजे पर पहुँचे होंगे कि आगे से ऐसी व्यथा टीवी पर ना आने पाए। कम से कम जो लड़का ओलंपिक में चला गया है उसका घर तो ठीक करा दिया जाए, बाकियों को प्रोत्साहन राशि दी जाए। इन्हीं शब्दों, इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आप सब निरोग रहें, स्वस्थ रहें। कोरोना भी कहीं गया नहीं है। कोरोना की सूचना आपको इसलिए नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना नहीं है, और उत्तर प्रदेश में कोरोना इसलिए नहीं है कि यहाँ पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का शासन है और स्वास्थ्य कर्मियों का मनोबल बढ़ाने के लिए उनका प्रोत्साहन है, इसीलिए कोरोना पर नियंत्रण है। लेकिन आप डरिए क्योंकि कोरोना भी गया नहीं है। जय हिंद, जय भारत माता।